देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समांतर श्रेणी। यानी कि एपी और जीपी, अर्थमेटिक प्रोग्राम और ज्योमेट्रिक प्रोग्राम। एक तो एपी और एक होती है जीपी। एपी होती है समांतर श्रेणी और जीपी होती है, एपी होती है समांतर श्रेणी और जीपी होती है गुणोत्तर श्रेणी। जीपी होती है गुणोत्तर श्रेणी। एक तो पद निकालना, जैसे समांतर श्रेणी होती है जिसका अंतर बराबर होता है, जिसका अंतर यदि बराबर होता है वह एक समांतर श्रेणी होती है। ये एक समांतर श्रेणी है। जिसका अंतर बराबर होता है, जिस श्रेणी का अंतर बराबर होता है वो समांतर श्रेणी में होती है। इसका अंतर 3 3 का है, 3 3 3 3, तो एक समांतर श्रेणी होती है। मैं कहूं कि इसका 100वां पद क्या होगा, ठीक है, इसका 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद, 50वां पद, ये टोटल 5 ही पद दे रखे हैं। तो 100वां पद जोड़ जोड़ के 13 3 16 3 19 3 22 3 25 3 ऐसे, तो 100वां पद होता है a + n-1 गुणा d। ये होता है a होता है प्रथम पद, n होता है कौन सा पद निकालना है और d होता है डिफरेंस, इनका अंतर क्या है। ये पद निकालने का सूत्र होता है। a की जगह लिखेंगे, पहला पद क्या हमारे पास 1 और n 100 है तो 100 में घटाओ 99 और इनका जो डिफरेंस है वो 3 3 का अंतर है, सार्वंतर बोलते हैं इसको। 9 × 27 और 2 × 29 और +1, इसका जो 100वां पद आएगा 298 आएगा। ये होता है 100वां पद आएगा वो 298 आएगा। एक सुनो, एक मैं कहूं कि ये तो पद निकालना है, ठीक है। अब मैं कहूं कि इसके पदों का योग, मैं कहूं कि 20 पदों का योग क्या है, 20 पदों का योग क्या है। तो योग का जिसका अंतर यदि बराबर होता है तो एक डायरेक्ट सूत्र होता है n/2 × a + l। a रहेगा प्रथम पद और l रहेगा लास्ट पद। कितने भी पदों का योग पूछे तो ये डायरेक्ट सूत्र होता है n/2 × a + l। a फर्स्ट पद होता है, l लास्ट पद होता है। अब 20 पदों का योग है तो जो लास्ट पद है वो 20वां होगा। 50 पदों का योग है तो लास्ट पद है वो 50वां होगा। 100 पदों का योग है तो लास्ट पद 100वां होगा। तो सबसे पहले तो 20 पदों का योग है, n की जगह तो लिखेंगे 20/2। अब पहला पद a हमारे पास 1 दे रखा है, लास्ट पद है 20वां पद। अब 20वां पद कैसे निकालेंगे, 20वां पद निकालेंगे वही सूत्र लगाएंगे a + n-1 गुणा d। अभी जो हमने पद निकाले थे, a की जगह लिखेंगे पहला पद, 20वां निकालेंगे तो 20 में घटाओ 19, अंतर 3 का, 19 57 और 1 58, ये आ गया 58 और 1 59, ठीक है। तो इसके 20 पदों का जो जोड़ आएगा वो 590 आएगा। ऐसे निकालेंगे। एल का मतलब लास्ट पद, लास्ट पद कौन सा, 20 पदों का योग है तो 20वां लास्ट होगा। पद ऐसे निकालना आता है हमें, वो एल का मान हो जाएगा। एक बार इसका 50 पदों का जोड़ बताओ जल्दी से, 50 पदों का जोड़। कैसे गुण करांगा, 149 ने 25 से गुण कर देना, ठीक है। एक पदों का योग यदि अंतर बराबर है तो हमेशा यही रहेगा n/2 × a + l, ये रहेगा, ठीक है।
ए प्लस एल, ये रहेगा हमेशा। तो जैसे इस तरह के क्वेश्चन आए 2 4 6 8 10 और जमा 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 200 का योग क्या है, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, या मैं कहूँ कि 1 3 5 7 प्लस 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 49 का योग क्या है, या मैं कहूँ कि 61 जमा 62 जमा 63 जमा 64 जमा 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 100, इसका योग क्या होगा, या मैं कहूँ कि 15 के 8 गुणनजों का योग क्या होगा। जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, नॉर्मल से क्वेश्चन है, तो इन सभी में केवल यही सूत्र काम करेगा। इसमें केवल n का मान देखना है कि n का मान कितना है। जैसे मैं कहूँ कि 3 6 9 प्लस 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 450 तक, इनका योग बताओ, तो सूत्र तो वही n/2 है। जैसे ये क्वेश्चन निकाल रहा हूँ मैं, n/2, n कितना है, 2 से 200 तक n का मान, यानी ये सारे इवन नंबर हैं, सम संख्याएं हैं, तो आधी सम होती हैं आधी विषम होती हैं। 2 से 200 में सम संख्याएं हो गई 100, ठीक है। तो n की जगह लिखेंगे 100/2, a क्या हमारे पास 2 है और लास्ट पद क्या है 200 है। 200 में 2 जोड़ोगे 202 और इसको गुणा कर दोगे 50 से। भाई 2 से काटोगे तो 50 से कटेगा ये, ठीक है। n का मान कैसे निकालोगे, n का मान निकलता है, n जब भी समझ में ना आए तो जो भी अंतिम पद दे रखे हैं ना, जो भी अंतिम पद दे रखे हैं उसमें अंतर का भाग दे देना। जैसे इसमें अंतिम पद है 450 और अंतर है 3 3 का, तो इसमें जो n का मान आएगा वो आएगा 150। क्लियर है n का मान, पहला पद और लास्ट दे ही रखे हैं हमें, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ऐसे कोई भी योग पूछे, जैसे ये सवाल आ गया, ये एग्जाम में आ गया, 61 से 100 तक का जोड़ बताओ, तो 1 से 100 में 100 संख्याएं होती हैं, 61 से शुरू कर रहे हो यानी कि 60 संख्याएं कम है इसमें, तो ये 40 संख्याएं हो गई। 40 संख्याएं हो गई तो n की जगह लिखोगे 40/2, पहला पद लिखोगे 61 और लास्ट पद लिखोगे 100, ये हो गया 161 और इसको गुणा कर दोगे 20 से। क्लियर, ये ना समझ में, ये 40 कहां से आ गया भाई। 1 से 100 में कितनी संख्या होती है 100, 1 से 100 में कितनी संख्या होती है 100, और 61 से स्टार्ट, इसका मतलब कितनी संख्या कम है इसमें 60, तो 100 टोटल होती है, 60 कम है, 40 हो गया। मैं यहाँ लिख दूं, मैं लिख दूं यहाँ 4 5 6 7 जैसे और जमा जमा 100, इसका जोड़ करना है। तो 1 से 100 में 100 संख्या होती हैं, इसमें 3 संख्या इंक्लूड नहीं है, 1 2 और 3, तो n का मान 97 हो गया। अभी नहीं है क्लियर, 41 से शुरू होता तो 60 हो गया, क्योंकि 40 कम है, 41 से शुरू है तो 40 छोड़ रखी है, यानी कि 60 संख्या बच गई। इसका मतलब डैश का मतलब तो लगातार 100 तक, और कितनी भी संख्या है उनमें आधी सम होती है आधी विषम होती है। 1 से 50 में सम संख्याएं 25 होंगी और 1 से 50 तक भी सम संख्याएं भी 25 होंगी, तो इसमें n का मान 25 होगा, क्योंकि ये सारी ओड नंबर है, सारी विषम संख्या है, ठीक है। अब ये बताओ कि अब कितनी हो गई अब n का मान क्या हो गया इसमें बताओ। पहले तो 1 से 100 तक हिसाब लगाओ, 1 से 100 में ओड नंबर भी 50 और इवन नंबर भी 50 हो गई। इसमें विषम संख्या कौन सी छोड़ रखी है, एक तो 1 छोड़ रखी है, एक 3, 2 ही छोड़ रखी है, तो 50 में से 2 घटाओ, 50 में से 2 48, n का मान 48 हो गया। क्लियर। गुणनज क्या होते हैं कि 15 के 8 गुणनजों का योग, यानी कि 15 का पहाड़ा तुम्हें 8 तक लेना है, उसका जोड़ बताना है। गुणनज का मतलब पहाड़ा होता है, टेबल होती है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 15 साती 15 6 की 90, 15 7 105, 15 8 120। टोटल गुणनज कितने हैं 8। n का मान लिखोगे 8n/2, पहला पद क्या लिखोगे 15, लास्ट पद क्या लिखोगे 100। तो गुणनज में ऐसे जोड़ करना है, ठीक है। 15 के 12 गुणनजों का योग, 15 के 18 गुणनजों का योग, 15 के 10 गुणनजों का योग, 15 के 6 गुणनजों का योग, या 25 के, ऐसे किसी भी कैसे भी दे देंगे। 15 के 12 गुणनजों का योग पूछा है, तो एक तो 15 पहला गुणनज 15, क्योंकि गुणनज का मतलब इनका अंतर 15 ही रहेगा, जिसका पाड़ा है उसका अंतर उतना ही रहता है। 6 के पाड़े में 6 का अंतर रहता है, 20 के पाड़े में 20 का अंतर रहता है। 15 के 12 गुणनजों का योग, तो 12वां गुणनज देख लो क्या है। 12वां गुणनज है 15 दाई 150, 15 दूनी यानी कि 12वां गुणनज 180 है।
तो यहां तो लिखोगे लास्ट पद में तो 180, और यहां क्या लिखोगे, गुणज कितने हैं 12, n का मान 12 है, यानी 12 पद है इसमें। अब तो क्लियर है। थारा लेवल में हमेशा एक तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्राकृत संख्याएं जो होती हैं, प्राकृत संख्याएं इनका जो योग होता है ना, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, ये होता है। वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग होता है, क्या होता है बताए वर्गों का योग, अरे वाह, 2n प्लस 1/6 ये होता है। घनों का योग याद रखना है, जो प्राकृत संख्याओं का योग होता है ना, वही घनों का योग होता है, n इंटू n प्लस 1/2 यही होता है, लेकिन इसमें स्क्वायर लग जाते हैं। अगर सम संख्याओं का योग पूछना है तो n इंटू n प्लस 1 होता है। यदि विषम का योग पूछना है तो n स्क्वायर होता है। देखो, एक तो कंफ्यूज से मैं बचाता हूं तुम्हें। हमेशा एक क्वेश्चन गलत एक आता है, वो गलत मत करना कभी भी, कि वर्गों और घनों में आता है, वो हमेशा वर्गों में और घनों में आता है। वो ऐसे आता है, एक संख्या, एक तो वोल नंबर होते हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमेशा 0 होती है, ऐसे होती है, ये पूर्ण संख्या होती है। एक नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं, ये शुरू होती हैं 1 से, 1 2 3 ऐसे होते हैं। तो अब देखो, दो क्वेश्चन अलग अलग बनेंगे। एक तो कहेंगे 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग बताओ। अब तार दिमाग में आओगी कि सबसे छोटी संख्या 0 होती है, तो 10 पूर्ण संख्याओं के ये सूत्र लगाएंगे हम, ये सूत्र लगाएंगे। तो m की जगह 9 लिखोगे कि 10 लिखोगे? 9 लिखेंगे। पता क्यों लिखेंगे 9? कि पहली संख्या 0 होती है, तो 10वीं संख्या 9 आएगी। अगर कहें 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताओ, तो इसमें लास्ट संख्या है ना, वो 10 ही आएगी, तो n की जगह 10 ही, इसमें 10 ही लिखेंगे। ये ध्यान रख लेना, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी तो लास्ट में जो संख्या है वो एक कम हो जाएगी। जैसे मैं कहूँ कि 20 पूर्ण संख्याएं बताओ, तो 20वीं संख्या क्या हो जाएगी? 19 हो जाएगी, क्योंकि पहली संख्या क्या है? 0 है। सिर्फ ओनली 1 मिनट में खटखट 3-4 बात बोलूं, सुबह लिखो जल्दी जल्दी। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385। सूत्र लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, था ना, ये याद ही रख लेने बहुत जल्दी, जब उठे ना टाइम बच जाएगा। उतारो 10-20 में पूछी हमेशा। 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 385, 10 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का योग 285। 10वीं संख्या कम हो गई, 100 कम हो गई उससे, 285। n का मान लगाने की जरूरत ना पड़ेगी तुम्हें। 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2870 और वो 2470। बीस प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 2870 और 20 पूर्ण का लिख लो, 20 का वर्ग 400 कम कर लो, उसमें से 2470 लिख लो। दस प्राकृत संख्या के घनों का योग लिखो। 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 3025 और वो लिखो 2025। अब लिखो 20 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 44,100 और वो लिखो 36,100। उसमें 20 का घन 8,000 कम हो जाएगा पूर्ण में। बीस प्राकृत संख्याओं के घनों का योग 44,100
एक फिर के है ना, एक क्वेश्चन है, पता नहीं हर बार वही क्वेश्चन क्यों देते हो। पर वो ये बताओ, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस 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 20 का वर्ग, इसका मान बताओ। 2 का घन प्लस 8 का 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस 8 का घन और प्लस 20 का घन। ये दोनों क्वेश्चन लिखो जल्दी से। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, ये तुम्हें निकालना है कैसे आएगा ये। ठीक है, इसका तो है ना, याद रखना 1540 आएगा और इसका 24,200 आएगा। इसका 1540 आएगा, इसका 24,200 आएगा। घन में 24,200 आता है और वर्ग में 1540 आता है। ये करना कैसे आता है फिर पूछना, कल अगर ना समझ पाओ तो आज कोशिश करो। हम कैसे करोगे फिर उसे अभी हिंट दे दूँ स्थान है कि जैसे 2 को वर्ग 4 को वर्ग 16 36 प्लस 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 ये होगा 400। ठीक है, 4 आ गया कॉमन, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 नम 36 और 100 चौका 400। फिर ये अंदर 1 का वर्ग 1 हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया और 10 का वर्ग 100 हो गया। 1 से 10 तक वर्गों का जोड़ मैंने अभी लिखा है 385 होता है। 385 को जब 4 से गुणा करोगे तो 1540 आएगा। ऐसे निकलता है क्वेश्चन। क्लियर? कॉमन ले लो, कॉमन लेकर बस इसका 1 से 10 तक या तो सूत्र लगा लो या 385 याद कर लो, टाइम बच जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तुमसे तो जो ज्योमेट्रिक सीरीज होती है, जिप्पी होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं इसको, तो इसमें गुणा का अंतर होता है। बस एक ही बात ध्यान रखना, जैसे ये दे दिया 1 -3, ठीक है, और भाई 9 -23 और एक दे दिया 81, तो ऐसे देंगे वो, ऐसे सीरीज बनाएंगे वो। तो गुणोत्तर में गुणा का अंतर होता है, समांतर में समान अंतर होता है, घटा जोड़ का अंतर होता है। तो इसमें पता है, इसमें -3 का अंतर आ गया। 1 को -3 से गुणा करेंगे -3 आएगा, -3 को -3 से गुणा करेंगे +9 आएगा, 9 को -3 से करेंगे -27 आएगा, -27 को -3 से करेंगे +81 आएगा। तो इसमें r है वो बराबर क्या आ गया 3। तो इसका जो पद निकालने का सूत्र होता है, ये सूत्र होता है पद निकालने का सूत्र। जितना तुम्हारे लेवल में ना पद निकलवाएंगे वो कि इसका 7वां पद बताओ, जैसे मैं कह दूं कि इसका 7वां पद बताओ, तो 7वां 8वां 9वां 10वां ऐसे पद पूछेंगे वो तुमसे। तो a पहला पद होता है, पहला पद है तुम्हारे पास 1, r तुम्हारे पास है -3, 7वां पद पूछा है तो n की जगह 7 हो गया, -3 की पावर 6 हो गई। ठीक है, तो यदि कभी भी देख लेना, माइनस की पावर यदि सम संख्या में होती है जब तो जमा का ही होता है। ठीक है, अगर विषम संख्या में होती है तो ये एक माइनस का होता है। घात यदि सम संख्या में होती है ना तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं। तो ये घात -3 है, इसकी घात सम संख्या में है तो ये 3 की 6 है ना, प्लस क्या आएगी, क्योंकि -3 को जब तुम 6 बार गुणा करोगे, -3 को 6 बार गुणा करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। कैसे? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो ये 3 की पावर 4 मैंने तुम्हें बता रखी है 81 होती है, 3 की 5 तुम्हें बता रखी है 243 होती है, 3 की पावर 6 बता रखी 729 होती है। ये आ गया 729, 729 को 1 से गुणा करोगे तो ये आएगा 729। एक बार लिखो जल्दी जल्दी, हाथ से चलाओ, लिखो। 5 की 5 31 25, लिख रहे यार एक बार ये। तीन की 5 243, 3 की 6 729, 4 की 4 256, 4 की 5
1024 और 5 की 5 3125, 5 की 6 15625 और 6 की 4 1296, 6 की 5 7776 और 7 की 4 तुम्हें लिखाई रखी है 2401, 8 की 4 तुम्हें लिखा रखी है 4096 और 8 की जो पावर 5 है वो होती है 32768। या लो कुछ भी पूछ लो, गुणोत्तर श्रेणी में कुछ भी गलत ना है वो। इसका पद निकालने का सूत्र होता है ARN-1, पद निकालने का सूत्र। और 9 की 4 तुम्हें लिखा रखा है 6561 होता है और 9 की 5 याद कर लो, ये होता है 59049। इससे बाहर कुछ ना पूछना। अगर 3 की पावर 6, 3 की पावर 7 भी पूछे ना तो 2187 होती है। 3 की 7, 3 की 7 होती है 2187। एक ये तो पद निकालना है, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि गुणोत्तर श्रेणी में ऐसा अंतर आएगा 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, जैसे ऐसे दे दी एक सीरीज। इतनी लंबी तो ना दी, वो 3-4 ही देगा बस, पर मैंने तो वैसे लिख दिया है। तो इसमें कई बार क्या होता है कि एक तो पद निकलवाते हैं, जैसे पद निकालना, ठीक है, 1 2 3 4 5, वैसे तो 4-5 तक ही देंगे बस। मैं कहूँ कि पद निकालना, इसका 8वां पद बताओ, 8वां पद बताओ, तो सूत्र लगाना A की RN-1। A की जगह लिखना पहला पद, R की जगह इसका अंतर कितने का 2 का अंतर है तो 2, और N की जगह 8वां पद है तो 8 में 1 घटाओगे तो 7, और 2 की 7 होती है 128, 128 को 1 से गुणा करोगे तो उसका 7वां पद आएगा 128। ये तो पद निकालना, ठीक है। और यदि इसमें पदों का योग तुमसे पूछा जाए, तुमसे, तो A R की पावर N-1, 1 माइनस R होता है। देखो इसके 2 सूत्र होते हैं योग करने के। एक तो 1 माइनस R होता है, एक R-1 होता है। अगर R बड़ा है, अंतर यदि 1 से बड़ा है तो R-1 करना है, यदि अंतर 1 से छोटा है तो 1 में से R घटाना है। ना समझे? R देखना है, उसका जो डिफरेंस है, अंतर है, वो 1 से बड़ा है छोटा है। इसमें यदि 1 बड़ा है R से तो 1 माइनस R करना, यदि R बड़ा है 1 से तो R-1 करना। अब जैसे इसी में मैं कहूँ कि 8 पदों का योग बताओ, 8 पदों का योग बताओ, तो देखो योग कैसे निकालोगे? 8वां पद नहीं, 8 पदों का योग बताओ। तो सीधी सी बात है कि ये सूत्र होता है। अब R-1 करोगे या 1 माइनस R करोगे, ये देखेंगे यहाँ अंतर में। इसमें 2 का अंतर है, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 2 का है, तो यानी R बड़ा हो गया, तो ये R-1 आएगा। A की जगह लिखोगे 1, R की जगह लिखोगे 2, 2 की पावर N कितना है? 8 पद है, 8 माइनस 1 और R-1, ये 2 में 1 गया तो 1 बचेगा, 1 से 1 तो कैंसिल ही हो गया। 1 तो वैसे सभी के गुणा में होता है। 2 की 8 होती है 256, 256 में से 1 घटाओगे तो इसका जोड़ आएगा 255। ये होता है पद का योग करना। ये समझना है 1 माइनस R कब होगा, R-1 कब होगा। ये पदों का योग होता है। गुणोत्तर श्रेणी में कितने पदों का योग पूछे तो ये सूत्र होता है उसका। कल हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? और बेटा ये समझ में तो आ गया ना, पद निकालना और पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में और समांतर श्रेणी में। अपना चल रहा था भक्ति काल। मैंने भक्ति काल में तुम्हें बताया था कल
मैंने बताया था निर्गुण पूरा करवा दिया था। निर्गुण में तुम्हें संत भी बता दिया था कबीरदास के बारे में, और सूफी जायसी के बारे में बता दिया था। ठीक है, और आज करेंगे सगुण में। सगुण में एक तो राम भक्ति का है और एक कृष्ण भक्ति है। तो राम भक्ति मैंने बताया था कि तुलसीदास, इसके प्रवर्तक कवि तुलसीदास हैं, और कृष्ण भक्ति में सूरदास है। तो यहां लिखो तुलसीदास। तुलसीदास सबसे पहले तो तुलसीदास में 5-7 क्वेश्चन बनते हैं बढ़िया बढ़िया, वो अभी याद हो जाएंगे तुम्हारे। इसके बचपन का नाम पूछे तो राम बोला बताना है। तुलसीदास के बचपन का नाम पूछे तो तुम्हें बताना है राम बोला। इसके बचपन का नाम था राम बोला। इसके माता पिता पूछे तुमसे, माता पूछे या पिता पूछे, तो माता का नाम तो हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसीदास के यदि गुरु का नाम पूछे तुमसे तो स्वामी नरहरिदास था। इनके गुरु थे स्वामी नरहरिदास। तुलसीदास की यदि जाति पूछे तो ये एक ब्राह्मण थे। तुलसीदास एक ब्राह्मण थे। पता है तुलसीदास के बारे में एक किंवदंती कह सकते हैं कि ये अपनी पत्नी से इतने प्रेम करते थे कि जब एक बार इसकी पत्नी है ना मायके चली गई, तो इसने क्या किया कि एक नदी को पार किया। और कैसे पार किया? सांप को पकड़ के, एक पेड़ पे सांप लटक रहा था उसको पकड़ के और फिर पार किया। तो घर गया तो इसकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इसने क्या कहा कि बोले आप इस हार्ड मास से इतना प्रेम करते हो, यदि इतना प्रेम सिर्फ प्रभु से लगाओगे ना तो तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। उस दिन के बाद इसने पत्नी को छोड़ दिया था और ये कवि बन गए थे। सबसे बेस्ट कवि था तुलसीदास। तुलसीदास गुरु हो गया, माता पिता हो गया, बचपन का नाम हो गया या पत्नी का नाम हो गया। ये रत्नावली इसकी पत्नी का नाम था। उसके बाद तुलसीदास की जो विशेष रचनाएं हैं ना उनमें लिखो। एक तो रामचरितमानस है जो इन्होंने अयोध्या में लिखी थी। रामचरितमानस, ये रामचरितमानस की भाषा पूछते हैं कई बार, तो तुम्हें बतानी है अवधी भाषा। इसकी भाषा थी वो अवधी भाषा थी रामचरितमानस की। एक इनकी विशेष रचना है विनय पत्रिका। ये कई बार जेविटी में आती थी। विनय पत्रिका किसकी रचना है? ये तुलसीदास की है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, और वैसे तो इनके 27 ग्रंथ हैं लगभग। गीतावली, कृष्ण गीतावली, कई ग्रंथ है, पर मेन 2-3 ध्यान रख लो। हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, ऐसी इनकी 27 रचनाएं हैं। लेकिन ये 3 याद रख लो, एक तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका और गीतावली। ये तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की भाषा हो गई, गुरु का नाम हो गया। ठीक है, तुलसीदास में तो मेन चीज यही हो गई। अब लिखो सूरदास। सूरदास की सबसे इंपॉर्टेंट जो रचनाएं हैं वो 3 रचनाएं हैं। एक तो है सूर सागर, एक है साहित्य लहरी, एक है सूर सारावली। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। सूरदास एक तो जन्मांध थे, जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे सूरदास। कई बार किसी भी अंधे आदमी को कई बार हम सूरदास भी लोग कह देते हैं। सूरदास जन्मांध था, जन्म से अंधा था। ठीक है। सूरदास जी के जो गुरु का नाम था वो था वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवि हुए हैं। अष्टछाप की जो स्थापना की है वो सूरदास ने की है। एक उसके बाद सूरदास कृष्ण भक्ति में एक रसखान और आता है और एक आती है मीराबाई। तो रसखान और मीराबाई के बारे में तो एक ही बात याद रखोगे, मीराबाई की केवल एक रचना थी और वो रचना थी पदावली। वो सिर्फ कृष्ण जी के बारे में लिखती थी
पदावली इनकी रचना थी मीराबाई की। मीराबाई की रचना कौन सी है? तो पदावली। इनकी भाषा, मीराबाई राजस्थान की थी, इसकी भाषा में राजस्थानी मिश्रण है, राजस्थानी भाषा है इनकी मीराबाई की। रसखान के बारे में एक तो कई बार इनके बचपन का नाम पूछते हैं, तो इनके बचपन का नाम लिख लो, सैयद इब्राहिम नाम था इनका। इनकी एकमात्र रचना लिखो सुजान रसखान। बाकी इनकी रचना और भी है, भरमर गीत है, ठीक है, सुजान प्रेम है, सुजान रसखान है, भरमर गीत है, पर विशेषकर सुजान रसखान ही पूछते हैं। ज्यादा और भी करो तो एक भरमर गीत कर लो, इनकी रचना भरमर गीत है। बाकी इससे ऊपर जाओगे ना तो फिर बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे। ये लेवल है जो तुम्हारा लेवल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखोगे। 2 की 7 गुणा 7 की 14 और गुणा 14 की 7। इसमें अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या को क्रमशः 4, 5 और 6 से भाग देने पर 2, 3 और 1 शेष बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो बताओ वह संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, 73, 94, 91 को यदि 999 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा? क्वेश्चन नंबर 4, 7 की पावर 103 प्लस 4 की पावर 103 किससे विभाजित है? उनतीस फरवरी 2008 को क्या वार था? कल से 2 दिन पहले मंगलवार था, कल के 3 दिन बाद। सात और 8 के बीच में दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण पर कब होती है? साढ़े 4 से 5 के बीच में दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर कब होती हैं? क्वेश्चन नंबर 9, जो वकैया नायडू है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उसका कौन सा क्रम है? 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, कौन सा क्रम है उपराष्ट्रपति का? दसवां प्रश्न है, जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार चुना जा सकता है? कितनी बार चुना जा सकता है? और राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है? और वो जो अपना जो त्यागपत्र है वो किसे सौंपता है? अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है?
सूचना का अधिकार कब प्रारंभ हुआ? सूचना का अधिकार कब प्रारंभ हुआ? जो आरटीआई जो हम मांगा था, वह आरटीआई कब से शुरू है रही से? एक लास्ट क्वेश्चन है कि एक तो मौलिक जो अधिकार सी वे कितना सी, और एक बताऊं सा कि मौलिक कर्तव्य कितना सी। कर दिया? टाइम है तुम्हारे पास 10 मिनट, 10 क्वेश्चन 10 मिनट। एक तो लिखो संसदीय शब्दावली, जिसमें होता है ना प्रश्न काल, शून्य काल, गिलोटीन, इस तरह के विश्वास प्रस्ताव, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। एक तो लिखो संसदीय शब्दावली, ठीक है। एक लिखो सर्वोच्च न्यायालय, और एक सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि दोनों कोर्ट करने, हाई कोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट भी, बस ये 3 चीज करनी। पर है ना टाइम थोड़ा सा ना अपना करना है, तो इसके साथ तुम्हें राज्यपाल भी करना है। राज्यपाल तो वैसे बता दिया था। तो राज्य का एक तो एडवोकेट जनरल करने से, महाधिवक्ता करने से, एक राज्य की विधायिका करनी सी, एक विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज पटकानी सी। देखो उपराष्ट्रपति का क्रम है 13वां क्रम है। वकैया नायडू है जो उपराष्ट्रपति, उनका क्रम है 13वां। राष्ट्रपति कितनी बार चुना जाता है? 2 बार चुना जा सकता है, 2 से ज्यादा बार नहीं चुना जा सकता है, और उपराष्ट्रपति को छोड़ता है। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005 में, ये आरटीआई लगाना 12 अक्टूबर 2005 में, और इसमें आरटीआई में ना जवाब 30 दिन के अंतर्गत दिया जाता है। जनता को जो भी जवाब पूछा जाता है उसमें 30 दिन के भीतर दिया जाता है। ये पूछा था एक बार, आरटीआई का जवाब अधिक से अधिक कितने दिनों में दिया जाता है? 30 दिन में। 30 दिन ही ज्यादा नहीं हो सकते। मौलिक अधिकार कर्तव्य हमारे 11 हो गए, मूल संविधान में 10 थे, 11वां कौन सा जोड़ दिया? 11वां जोड़ दिया, छोटा बालक ने 14 साल से छोटा ने हम कम, हाँ उसमें वो काम नहीं कर सकता मतलब। और मौलिक कर्तव्य न मौलिक अधिकार तुम्हें पता ही है, एक कम कर दिया। कौन सा कर दिया? संपत्ति का अधिकार कम कर दिया, ठीक है। और सारे 6 हैं, उसके वो 6 के अनुच्छेद याद करने कल,
कौन सा अधिकार है, जैसे संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद याद करना, एक जरूर पूछते हैं इसमें से। एक तो है ना इसमें से जो मौलिक अधिकार है ना, इसमें विशेषकर तो अस्पृश्यता जो होती है उसका छुआछूत नहीं है, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर आता है, तो 17 याद रखना, अनुच्छेद 17, ये बहुत एग्जाम में आता है। छुआछूत का निषेध ये होता है 17वां अनुच्छेद में। बाकी मैथ का रीजनिंग का तो हैगा, एम बताओ कोई क्वेश्चन जो था समझ में ना आए वो मैं समझा दूंगा। एम 35 आएगा, ठीक है। यो थाने करवा के दिखा रखे उसे 154 मान लेगा, करके दिखाओ ये क्वेश्चन, क्या अवस्था है कर लेगा। अच्छा, ये भाग देना बताए तो जितना नौका से 3 नौका से तो 3-3 का जोड़ा बनाना चाहिए, ऐसे 3-3 का। यदि 4 नौका से भाग देना से तो 4 को 16 हाथ खानी 4 को जोड़ो और जो बचेगा वे जोड़ना चाहिए हमें। 5 नौका से तो 5 को जोड़ो और एक जो अंक बच जाए 1 या 2 बचे उन्हें जोड़ना चाहिए। अब 3 का सी मैं 4 नौका से करूँ तो 4 ले लो, ये 4 ले लो, 94 91 और हमें 73 बचेगा ना, यो जोड़ दो तो ये आ गया। अब ये शेष आएगा क्योंकि इससे छोटा है ना, ये 99 से छोटा है, ये 95 64, तो ये शेष हो गया। अगर ये संख्या इससे बड़ी आ जाए तो फिर भाग देना पड़ेगा हमें, फिर शेष बताएंगे क्या बचेगा। 3 9 है तो 3-3 के जोड़े बनेंगे, जैसे एक तो बन गया 491, एक बन गया 739, 9 और 1 10, 12 और 1 13, 11 और 12 30, ये बड़ा अंक हो गया। अब इसको 999 से भाग देंगे, 999 एकम 999, इसमें शेष बचेगा 12 में 9 गया तो 3, 231 शेष बचेगा, ऐसे निकालेंगे। इसमें बताई थी यदि घात विषम संख्याएं और बराबर हो तो केवल इन दोनों को जोड़ दो, बस 11 से विभाजित हो गया, बस ये बार बार तो निकाले दोगे ये तो।